हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में विद पिक्चर्स के साथ आपको पूरी वीडियो यहाँ पर शुरू होने वाली है। देखिए, एक एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें क्योंकि आज आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन को भी उठाया गया है। एग्जाम की परिदृश्य से पूरा एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। हाल ही में खबरों में आया नेरियम ओलिएंडर क्या है? सदाबहार झाड़ी है, क्षुद्रग्रह है, ब्लैक होल है या नौसेना का जहाज है? तो देखिए, नोरियम ओलिएंडर जो कि चर्चाओं में है, ये एक तरह की सदाबहार झाड़ी है। नोरियम ओलिएंडर खाने से एक महिला और 2 मवेशियों की मौत के बाद त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद में इस फूल को हटाने का प्रयास किया। मलयालम में इसको अराली कहते हैं, अराली है ना। इसके नाम से जाने जाने वाला एक सदाबहार झाड़ी ओलिएंडर 18 से 20 फीट तक बढ़ता है और इसकी विषाक्तता के बावजूद पूजा में इसका प्रयोग होता है। पूजा में मेसोपोटामिया, रोमन, अरब जैसी प्राचीन सभ्यताओं में इसके औषधीय गुणों के कारण ओलिएंडर को महत्व दिया गया है। और इसमें जो है, और इसके अर्क में कैंसर विरोधी गुण सहित संभावित चिकित्सा के लाभ जो है संभव हो सकते हैं। इस तरीके से ये चर्चाओं में रहा। ठीक, और लोग जो मरे हैं बच्चे वो श्रद्धालु थे त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यूएनएफएफ का 19वां सत्र बना है वनों के ऊपर। ये कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए, ये जो आयोजित हुआ है ये हुआ है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। हाल ही में न्यूयॉर्क में वनों पर 19वां संयुक्त राष्ट्र मंच आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक वन प्रबंधन संरक्षण को स्थिर बढ़ावा देना। इकोसॉक के तहत 2000 में स्थापित, इसमें सभी संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त देश और विदेशी एजेंसियां इसमें शामिल है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है और न्यूयॉर्क में स्थित इकोसॉक के माध्यम से महासभा का रिपोर्ट ये देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हर्मिस 900? हर्मिस 900 क्या है? देखिए, हर्मिस 900 एक मानव रहित हवाई प्रणाली है। आप इसकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। हर्मिस 900 की मानव रहित का मतलब है जिसमें मानव नहीं होता। ठीक है, भारतीय सेना और नौसेना को हर्मिस 900 ड्रोन या दृष्टि 10 मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके माध्यम जिससे उनकी निगरानी क्षमताएं बढ़ेंगी। हर्मिस 900 एक मध्यम ऊंचाई, लंबी सहन शक्ति मानव रहित हवाई प्रणाली है जो 350 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ छिद्र से परे एक बहु मिशन क्षमता का दावा करती है। यह क्षेत्र प्रभुत्व, खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, टोह लगाना, है ना, जमीनी समर्थन और समुद्र गश्ती के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें बहु प्लेटफॉर्म, बहु सेंसर संचालन यहाँ पर सक्षम होता है। एक तरह से ये जासूसी का काम भी करते हैं। तो काफी अच्छा जो है हर्मिस सेंसर का रिकॉर्ड रहा है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में एआई संचालित निगरानी और अन्य परियोजनाओं को किस आईआईटी का सहयोग दिया है? देखिए, ये दिया है आईआईटी भुवनेश्वर ने। आईआईटी भुवनेश्वर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निगरानी और अन्य परियोजनाओं को साथ आईआईटी के साथ टाई अप किया है। डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर ने इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध, एआई संचालित निगरानी, पावर सिस्टम और रडार सिस्टम के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस पर फंड हुआ है। 18 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जिससे भारतीय सेना को भी और जबकि 7 और अन्य परियोजनाओं का भी यहाँ पर अभी और इंतजार है। यदि आईआईटी भुवनेश्वर हाँ कर देता है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर काम चलने वाला है। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतराल की पहचान करने, उसे पाटने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का काम शुरू किया है? देखिए, पीएम गति शक्ति पोर्टल काफी चर्चाओं में है, आप इसको नोट कर लें। और ये जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में आता है। 1 जून को आपने देखा भी होगा, श्रम दिवस मनाया जाता है 1 जून को, है ना। और आर्टिकल, अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 24 में बाल श्रम भी आता है, मतलब बच्चों से श्रम ना कराने को लेकर लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था पीएम गति शक्ति पोर्टल पर काम शुरू हुआ है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। आपने देखा होगा, भारत में बहुत सारे मजदूर अपने अपने स्तर पर काम करते हैं शहरों में जाकर। उनकी सुनिश्चितता, उनका स्वास्थ्य निश्चित करने के लिए पीएम ने इसको पीएम गति शक्ति का पोर्टल से जोड़ने की बात करी है। सामाजिक सुरक्षा के परिदृश्य से 2021 में लॉन्च की गई पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान है, जिसमें 16 मंत्रालयों को एकीकृत किया गया है। इसका लक्ष्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना, कार्यान्वयन, परिवहन साधनों के बीच लोगों और माल की आवाजाही में सुधार करना है।
यह पहल पहल 6 स्तंभों पर केंद्रित है: व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूल, समन्वय, विश्लेषणात्मक, गतिशक्ति। इन 6 चीजों पर ये आपके सिविल सर्विस में या पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है। पीएम गतिशक्ति में कौन कौन से 6 टायर हैं, तो ये आप इसको नोट कर लें। व्यापकता है, प्राथमिकता है, अनुकूलन है, समन्वय है, विश्लेषण है और गतिशील है। इन 6 चीजों को लेकर पीएम गतिशक्ति बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गीजा का महान पिरामिड किस देश में है? सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि मिस्र में है। ठीक, गीजा का महान पिरामिड हाल ही में एक खोज में दबी हुई संरचना का खुलासा किया गया है। चर्चाओं में क्यों है, इसकी वजह सुन लीजिए। संभवतः प्राचीन मिस्र के स्मारकों के बारे में हमारी समझ का नया आकार दे सकती है। खुफू द्वारा लगभग 2580 ईसा पूर्व निर्मित महान पिरामिड गीजा पिरामिडों में सबसे बड़ा है। काहिरा के पास गीजा पिरामिड पर स्थित इसने 1889 में आईफिल टावर के पूरा होने तक 3000 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना का खिताब अपने नाम किया। सर विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स पेंट्री ने 1880 में जो है इसकी खुदाई की बात यहां पर करी है। तो ये अपने आप में यहां पर इंपोर्टेंट हो जाता है कि देखिए मिस्र का जो चर्चाओं में है ये भी आपको यहां पर समझना चाहिए कि मिस्र में ये चर्चाओं में क्यों है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए इंटरसेप्टर को संयुक्त रूप से विकसित करने की बात करी है? तो देखिए ये जो बात करी है ये करी है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने। मतलब अमेरिका और जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्ट को संयुक्त रूप से विकसित करने की बात कही है। इंटरसेप्टर का काम क्या है? इंटरसेप्टर का काम है, सपोज करिए कि मिसाइल से कोई चीज बाहर निकले, तो जब मिसाइल से जब हम किसी के ऊपर मिसाइल छोड़ते हैं तो वो अपना टारगेट उसी चीज को बना लेती है। इसी को इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसकी लागत $3 बिलियन से अधिक है। अगस्त में घोषित की गई यह योजना जापान के आसपास मिसाइल प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति को संबोधित करता है। जापान ने 2024 के विकास के लिए 75 बिलियन या 480 बिलियन आवंटित किए। हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति और अनियमित प्रक्षेप पथ उन्हें रोकना मुश्किल बनाते हैं। चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच जापान के रक्षा बजट पर वृद्धि हुई है, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ रहा है, इसकी वजह से यहां पर ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही डेडा विधि क्या है? देखिए डेडा विधि की जब बात आती है तो डेडा विधि में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, क्योंकि ये मुरिया जनजाति द्वारा बीजों को संरक्षित करने की एक विधि है। इसमें बीजों को संरक्षित कैसे करते हैं डेडा विधि में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें गोदावरी घाटी में बसे छत्तीसगढ़ के मुरिया आदिवासी किसान बीजों को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक डेडा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बीजों को सियाली के पत्तों में लिपटा जाता है। यहाँ तो आप बीज देख रहे हैं कि पॉली बैग में रखे हुए हैं, पर ऐसा नहीं होता है। उसमें पत्तों में बीजों को संरक्षित रखा जाता है और पत्ते होते हैं सियाली पेड़ के। लकड़ी की राख और नींबू के पत्तों की परत चढ़ाई जाती है। उस पर लकड़ी की राख होती है और नींबू के, जैसे देखिए ये आप पड़े हुए देख रहे हैं ना बीज, यहाँ नीचे पड़े हुए इस तरह के बीज होते हैं। उस पर लकड़ी की राख और नींबू के पत्तों की परत चढ़ाई जाती है और हवा बंद करके सील कर दिया जाता है। प्रत्येक डेडा 5 किलो बीज को सहारा देता है, उन्हें कीटों से बचाता है और 5 साल तक व्यवहार्य बनाए रखता है। यह विधि हरी चना, लाल चना, काला चना और बीन्स दालों के लिए कारागार है। देखिए इस तरह से बीज यहाँ पड़े रहते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं डेडा विधि को। ये लेकिन डेडा विधि को आपको ये भी पता होना चाहिए है कहाँ। यह है गोदावरी घाटी में बसे छत्तीसगढ़ के मुरिया आदिवासी, ये भी याद रखना। हाल ही में खबरों में रहा प्री फायर पोलर मिशन किस आंतरिक संगठन से संबंधित है? देखिए प्री फायर जो है, तो सबसे पहले आप इसकी डिटेल देखिए तो आप समझ जाएंगे। नासा का प्री फायर ध्रुवीय मिशन है। देखिए नासा का है, 22 मई को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया था इसे, जिसमें पृथ्वी के ध्रुवों को मापने के लिए जुड़वा उपग्रह शामिल हैं, जो 6 घंटे के अंतराल पर हैं। मिशन का उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्रों से होने वाली ऊष्मा के नुकसान के पूरे स्पेक्ट्रम को उजागर करना है। इसमें जलवायु मॉडल में सुधार होगा। प्री फायर ज्ञान के अंतराल को दूर करेगा, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि की भविष्यवाणी बताएगा।
जिससे पृथ्वी के वायुमंडल और बर्फ आर्कटिक अंटार्कटिक में होने वाले ऊष्मा विकिरण को कैसे प्रभावित करता है, इस पर नया डेटा जो है ये भी निकलकर यहाँ पर सामने वाला है। तो यहाँ पर इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि प्री फायर जो है वो नासा का एक तरीके से उपकरण है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। इंडेंजर्ड उन विलुप्त प्रजातियों को कहते हैं जो पृथ्वी पर जिनका जो प्रेजेंस है वो खत्म होने वाली है, मतलब उनकी प्रजाति अब खतरे में है ना। तो इसके लेकर एक थीम बनाई जाती है। तो वो जो प्रजाति जो है 2024 में इसकी थीम क्या रही है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा तो ये है प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाना। क्योंकि ये जो हमारी यूएनओ द्वारा ये काम जो किया गया है प्रजातियों को बचाने के लिए एक जश्न मनाने जैसा है। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज डे जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 17 मई को। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 17 मई जो है 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाने वाला यह दिवस लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। लुप्तप्राय प्रजाति गठबंधन के एक वरिष्ठ कर्मचारी डेविड रॉबिन्सन द्वारा परिकल्पित इस वर्ष की थीम जो है वो है प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं, वन्य जीवों को खतरे में डालने वाली कार्रवाई का आग्रह कर गतिविधियों को कम करने के लिए कार्रवाई का आग्रह करती है। प्रकृति की भलाई के लिए जागरूकता और योगदान पर यह जोर देती है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।